Welcome back students to my channel Previous Classes. Today we are going to discuss the chapter vectors. इस टर्म्स को आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, लेकिन वहाँ बहुत ही लिमिटेड चीज़ों के बारे में बताया गया था। लेकिन मैथ के इस चैप्टर में हम लोग कुछ और चीज़ों को डिस्कवर करेंगे कि कितने टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं, इनका एडिशन कैसे होता है। चलिए चालू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहला हम लोग समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। वैसा कोई भी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं उसी को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। चाहे लेंथ हो, चाहे मास हो, चाहे टाइम हो, ये सारी चीज़ें फिजिकल क्वांटिटी में ही आती है। फिर फिजिकल क्वांटिटी बच्चों दो तरह के होते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होता है बच्चों जिसको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत होता है, डायरेक्शन अकाउंटेबल नहीं होता है, और इसको हम लोग सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, डिस्टेंस होता है, स्पीड होता है, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। फिर बच्चों आप लोगों ने डिफिनेशन ये भी पढ़ा है वेक्टर के विषय में कि वैसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों का डिमांड करते हैं उसी को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और एडअप हो जाएगा बच्चों कि वैसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ही नहीं बल्कि लॉ ऑफ ट्रायंगुलर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता तभी वो वेक्टर होगा। जैसे एग्जांपल देख ले बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी, अगर एक स्ट्रेट वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे 2 एम्पियर का तो इसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी है, लेकिन इन सब के बावजूद ये वेक्टर क्वांटिटी में काउंट नहीं करता है बच्चों, क्योंकि यह लॉ ऑफ ट्रायंगुलर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। चलिए बच्चों हम लोग पता करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। जो प्रीवियस क्लासेस में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है उसी एग्जाम्पल्स को हम लोग प्रोसीड करते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति ए से चलना चालू करता है बी पर और बी से चलना चालू करता है सी पर परपेंडिकुलरली, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाए बच्चों, ए बी प्लस बी सी। सपोज करो कि ये 3 है, ये 4 है, तो ऑब्वियस है जो डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, यानी 3 + 4 = 7 मीटर। लेकिन बच्चों अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो वह होगा यहाँ से जो ए से सी को जो लाइन ज्वाइन करते हैं वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और इसका लेंथ जो होगा उस डिस्प्लेसमेंट यानी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। इसका मतलब है कि अगर हम लोग इसी वेक्टर को दिखाना चाहें तो हम लोग को दिखाना पड़ेगा ए सी वेक्टर, ऊपर में एरोहेड कर देंगे। इसका मतलब ये भी है कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग नाम देते हैं और उसके सर पर क्या करते हैं, एक एरो लगा देते हैं। इस एरो को लगाने के लिए बच्चों एक बात ध्यान रखना है, ये डायरेक्शन पूरी तरह से वेल स्पेसिफाइड है, यानी हमेशा इनिशियल टू फाइनल पॉइंट ही डायरेक्ट होगा। इसका मतलब अगर आप CA लिखोगे और अगर एरो ऐसे दोगे तो ये इसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा। आप ये कर सकते हो कि CA लिखो और एरो इधर से दे दो, क्योंकि ये एरो बताता है कि इनिशियल पॉइंट A है और फाइनल पॉइंट C है। इसका मतलब चाहे तो हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करें, चाहे तो ऐसे एक्सप्रेस करें, लेकिन शुरुआती दौर से हम लोग लेफ़्ट टू राइट को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए बुक में ये भी देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, लेकिन आगे जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग भी इसी ढंग से लेफ़्ट से राइट के रूप में ही इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये चीज़ हो गया। अब जब डायरेक्शन हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो मैग्नीट्यूड भी तो बताना होगा। तो मैग्नीट्यूड को बच्चों वेक्टर का हम लोग मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो वेक्टर लिए उसका मॉडुलस ले लेंगे तो ये वेक्टर हट करके AC हो जाएगा, यानी प्योर नंबर हो जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अगर हम लोग देखें तो राइट एंगल ट्राइंगल से हम लोग निकाल सकते हैं 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट यानी 5, यानी इसका यूनिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस एग्जाम्पल्स को आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। हम लोग यहाँ पर कुछ और प्रोसीड करेंगे। आप लोगों ने रिप्रेजेंटेशन तो समझ लिया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ा जा सकता है। अब हम लोग चलते हैं कि इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स या इक्वल वेक्टर्स किसको बोलते हैं। दो वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो बच्चों, उसी को इक्वल वेक्टर्स या इक्वालिटी बोलेंगे। क्या करने का मतलब है, जैसे सपोज करो बच्चों कि 2 पॉइंट है A B और आपने इन दोनों को मिला करके एक वेक्टर बना दिया, तो ये वेक्टर हो जाएगा AB। उसके बाद आपने एक और वेक्टर बनाया PQ। ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर तभी कहलाएंगे जब इसका डायरेक्शन भी मैच करे और मैग्नीट्यूड भी मैच करे। जैसे दोनों अगर हम लोग बोर्ड की तरफ देखें तो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये भी लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेकिन सिर्फ इतना सफिशिएंट नहीं, हम लोग को चेक करना पड़ेगा क्या इसका मैग्नीट्यूड बराबर है
तो अगर ये ऐसा हो जाए, अभी मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड जिसको वैल्यू भी बोलते हैं उसको मॉडलो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये दोनों भी बराबर हो जाए और डायरेक्शन मैच कर जाए तब इसको इक्वल वेक्टर या इक्वालिटी ऑफ वेक्टर बोलते हैं। इसका मतलब आगे जब भी हम लोग इक्वालिटी ऑफ वेक्टर या इक्वल वेक्टर के बारे में बात करेंगे तो इन दोनों कंडीशन को चेक करेंगे। चलिए बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर की। चालू करते हैं सबसे पहला कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। वैसा कोई भी वेक्टर बच्चों जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसी को यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, अगर इसी वेक्टर के बारे में यूनिट वेक्टर बोलें तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। यूनिट वेक्टर को बच्चों एक स्पेशल नोटेशन भी बनाया गया है इसके लिए ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। इसका मतलब है अगर ए बी में ए कैप लिख दे तो ये यूनिट वेक्टर होगा। इसका मतलब है जब अगर ये वेक्टर लिखें कोई भी वेक्टर और यूनिट वेक्टर बताना तो हमको ये बार बार बताना पड़ेगा इसका मैग्नीट्यूड 1 है। लेकिन अगर डायरेक्ट हम बताना चाहते हैं यूनिट वेक्टर है तो हम कुछ नहीं करेंगे, उसके ऊपर में एक कैप लगा देंगे। तो इसको देख करके हम लोग को समझ जाना है कि ये यूनिट वेक्टर है। दूसरा बच्चों आता है कि जीरो या नल वेक्टर क्या होता है। वैसा कोई भी वेक्टर जिसमें डायरेक्शन हो लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर बोलेंगे। अब बच्चों आप पूछोगे सर अभी तो आपने बताया कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। मैंने सही बताया बच्चों, मैंने रिप्रेजेंटेशन में बताया था कि अगर दो पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करते हैं उसका जो लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड देता है और जो डायरेक्टेड होता है ए टू बी या जो दो पॉइंट है उसी को डायरेक्शन बोलते हैं। अब देखो एक सिचुएशन क्या होता है, सपोज करो कि पॉइंट ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो आप बोलते हो सर जो वेक्टर होगा वो ये होगा और इसका मैग्नीट्यूड ये होगा। लेकिन अगर ए भी यही रहे और बी भी यही रहे तो ए को बी से मिलाने वाला लाइन कौन सा होगा, ऑब्वियस है वो डॉट ही होगा, यानी लेंथ होगा, यानी लेंथ 0 होगा। तो इस वेक्टर को यानी इस समय जो वेक्टर है ये ही जीरो वेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब है जीरो वेक्टर को दिखाने के लिए इतना बात बोलना होगा। इसके जगह कहीं कहीं नोटेशन बच्चों ऐसा भी रहता है, अगर ए दिया हुआ है तो इसमें पूछना नहीं है कभी भी कि सर ये तो नहीं दिया हुआ है कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है कि जीरो वेक्टर है, क्या वेक्टर है। ऑब्वियस है बच्चों की यह जीरो वेक्टर ही है, नल वेक्टर है। क्यों? क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी है, यानी ए से चल के ए पे पहुंचा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा, इसलिए ये जीरो वेक्टर हो जाएगा। इसलिए इसको ऐसे लिखें। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कि लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर्स क्या होता है। कोई भी दो वेक्टर लाइक वेक्टर तब कहलाएगा जब उसका डायरेक्शन एक जैसा हो। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डायरेक्शन मैच करना चाहिए। क्या कहने का मतलब बच्चों, अगर एक वेक्टर दिखाया ए बी और दूसरा वेक्टर दिखाया पी क्यू, तो अभी मैंने क्या बताया था कि वेक्टर का जो लेंथ होता है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑब्वियस बात है दोनों का डायरेक्शन सेम है, लेफ्ट टू राइट है, और इसका मैग्नीट्यूड इतना ही है और इसका मैग्नीट्यूड इतना है। तो ऑब्वियस दोनों बराबर नहीं है लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो ये लाइक वेक्टर्स होगा। उसके बाद बात आता है बच्चों की अनलाइक वेक्टर्स क्या होता है। वैसा कोई भी दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो लेकिन डायरेक्शन जो है हॉरिजॉन्टली अपोजिट हो। इसका मतलब है नंबर लाइन में एक पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, और वर्टिकली अगर अप जा रहा है तो दूसरा क्या होगा, डाउन जाएगा। चलो करके देख लेते हैं बच्चों। अगर इसी के अगेंस्ट में ये ऐसे जाए पी क्यू, तो ये दोनों का डायरेक्शन वर्टिकली अपोजिट है, इसलिए ये अनलाइक वेक्टर होगा। मैग्नीट्यूड फिर यहाँ पर काउंटेबल नहीं। नेक्स्ट आता है बच्चों की कॉलोनी ऑफ पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जब 3 या मोर देन 3 पॉइंट एक लाइन में आ जाए तो कॉलोनी वेक्टर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कंडीशन नहीं है। कोई भी दो वेक्टर जिसका डायरेक्शन या तो सेम हो या तो वर्टिकल अपोजिट हो, सिंपल शब्दों में करें कि लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स ही कॉलिनियर वेक्टर कहलाएगा, यानी जिसका सपोर्ट सेम होगा। इसका मतलब है कि अगर ये वेक्टर के बारे में बात करें, ये वेक्टर में तो ये लाइक वेक्टर तो है ही, साथ साथ कॉलिनियर वेक्टर भी। नेक्स्ट बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर्स क्या होगा। बच्चों को इनिशियल दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को बोलेंगे जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। इसका मतलब है कि अगर कोई पॉइंट ले ले, एक वेक्टर इधर ले ले, एक वेक्टर इधर ले ले, मान लीजिए ये ए बी है और दूसरा ये ए सी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए बी और ए सी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, इसलिए को इनिशियल होगा। इसका मतलब ये अगर पॉइंट P है, ये Q है, तो ये दो वेक्टर को इनिशियल नहीं होगा क्योंकि ये अलग अलग। हालांकि बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि इसको को इनिशियल बनाया जा सकता है, लेकिन अभी जो टर्म समझना है वो ये है कि जब किसी एक ही स्टार्टिंग पॉइंट चालू हो, यानी सबका स्टार्टिंग पॉइंट एक हो, तो उसको को इनिशियल बोलेंगे। उसके बाद आता है बच्चों
कि कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है। वैसा कोई भी वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो उसको कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। जैसे ये एक बोर्ड को एक प्लेन मारे तो जितना भी वेक्टर बनाए हैं, जितना ही बोर्ड पर दिख रहा है वो सभी कोप्लेनर वेक्टर है। लेकिन अगर इस पेन को माने तो ये बोर्ड पर नहीं है, एक वेक्टर माने तो ये वेक्टर और ये वेक्टर एक प्लेन में नहीं, इसलिए कोप्लेनर नहीं हो। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं को टर्मिनस वेक्टर क्या होता है। जैसे को इनिशियल है, ठीक उसी का अपोजिट को टर्मिनस होता है। को इनिशियल में स्टार्टिंग पॉइंट सेम था और को टर्मिनस में एंडिंग पॉइंट सेम होगा। इसका मतलब दो अलग अलग पॉइंट चलने वाला जब एक ही पॉइंट पे मिलता है तो उसी को को टर्मिनस पॉइंट बोलते हैं। अब आता है निगेटिव वेक्टर क्या होता है। दो वेक्टर को एक दूसरे का नेगेटिव तभी बोलेंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अलग हो। इसका मतलब है अगर कोई वेक्टर बच्चों ए बी इस डायरेक्शन में है और दूसरा उसी के अपोजिट डायरेक्शन में AC, इस ढंग से कि वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर AC के बराबर हो, तो इसी को हम लोग निगेटिव ऑफ ए वेक्टर बोलते हैं। निगेटिव वेक्टर में बच्चों यहाँ ध्यान रखना है कि साइन अपोजिट हो जाता है, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे। वेक्टर AB और AC तो बराबर होगा नहीं तो डायरेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर हो तो डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए ऐसा। इस पॉइंट से बच्चों एक बात और देखने को और सीखने को मिलता है कि अभी जो हम लोग पढ़े थे वेक्टर AB, इसका मतलब है अगर इसको BA लिख दिए अगर इस ढंग से तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर AB इधर जा रहा तो BA इधर से आएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो तो उसको निगेटिव वेक्टर बोलते हैं, यानी इस ढंग से हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट बच्चों है कि रेसिप्रोकल पे वेक्टर क्या होता है। वैसा कोई भी वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम हो लेकिन मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट 1 हो उसी को रेसिप्रोकल वेक्टर बोलते हैं। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब है कि अगर कोई वेक्टर A ले लें तो ऑब्वियस है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा A, और अगर कोई दूसरा वेक्टर ले जिसका मैग्नीट्यूड 1/A हो तो उसी को उसका इन्वर्स बोलते हैं। तो इन्वर्स को हम लोग इस ढंग से दिखाते हैं, इन्वर्स वेक्टर। इसका मतलब है कि अगर कोई वेक्टर ये है तो उसका इन्वर्स इस ढंग से इंडिकेशन होगा, और इसका मैग्नीट्यूड A है तो इसका मैग्नीट्यूड 1/A होगा। ऑब्वियसली देखिए इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो 1 होगा, इसलिए सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि टू वेक्टर सेट टू बी रेसिप्रोकल इफ देयर मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट इज 1। नेक्स्ट आता है कि लोकलाइज और फ्री वेक्टर्स क्या होता है। वैसा कोई भी वेक्टर्स जो दिए हुए पॉइंट से पास आउट होता है और दिए वेक्टर के पैरेलल होता है उसी को लोकलाइज वेक्टर या फ्री वेक्टर्स बोलते हैं। क्या मतलब है उसको देखते हैं। सपोज कीजिए कि अगर कोई वेक्टर AB दिया हुआ है और एक पॉइंट ये दिया हुआ है, तो इस पॉइंट से होते हुए बहुत सारा लाइन वेक्टर जा सकता है, लेकिन वही वेक्टर जो इसके पैरेलल हो, यानी अगर हम एक वेक्टर ड्रॉ करें जो इसके पैरेलल हो, इस पॉइंट से जाता हो, तो इसी को हम लोग लोकलाइज वेक्टर या फ्री वेक्टर्स कहेंगे। इस ढंग से अमूमन टाइप्स ऑफ वेक्टर्स एक्सप्लेन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। चलिए देखते हैं बोर्ड पर। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, इसके अंतर्गत बच्चों हम लोग ये जानेंगे कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। इस वीडियो के शुरुआती दौर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। चलिए इसका मतलब क्या जानने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि दो वेक्टर्स है आपके पास, वेक्टर्स A और वेक्टर B, और इन दोनों को आपको ऐड करना है, यानी वेक्टर A प्लस वेक्टर B निकालना है। इसका मतलब ये कहीं भी नहीं है कि मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B जोड़ देंगे तो रिजल्ट निकल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ के देखा हुआ है कि वेक्टर जो होता है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए सबसे पहले इसके पैरेलल हम एक रूल लगा देंगे। सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल रूल पढ़ते हैं। अगर कोई ट्राइंगल है OAB और O से A गए, A से B गए, इसका A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, तो आपको याद होगा कि अगर O से A गए, A से B गए, ये लेंथ है, और अगर वेक्टर निकालना है तो हमको इनिशियल से फाइनल पॉइंट पहुंचना पड़ेगा, यानी O से B पहुंचना होगा। इसका मतलब है जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो O इंटू B होगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर वेक्टर रूप में लिखें तो उसको A प्लस B लिख सकते हैं। इसका मतलब जो वेक्टर OB है, ट्राइंगल लॉ ये बोलता है कि अगर दो वेक्टर कंसिस्टेंटली जा रहा है तो वो होगा OA प्लस AB के बराबर। इसका मतलब वेक्टर A प्लस वेक्टर B, यानी ट्राइंगल लॉ से हम लोग क्या पढ़ें कि अगर सीक्वेंट में कोई एक पॉइंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जा रहा है तो पहले से तीसरे में जाने का तरीका इन दोनों वेक्टर का सम होगा।
इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अभी हम लोग का रिजल्ट नहीं निकला, ये सिर्फ नोटेशन है। ऐड करने से रिजल्ट क्या आएगा वो हम लोग यहाँ समझेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, यानी इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके पैरेलल में एक और दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि पैरेललोग्राम वैसे क्वाड्रेटर को बोलते हैं जिनका वर्टिकली अपोजिट साइड बराबर होता है, डायरेक्शन भी सेम होता है, मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। तो उस हिसाब से अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि इक्वल वेक्टर्स वैसे वेक्टर्स को बोलेंगे जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो। तो अगर ये B है तो ये भी क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, और अगर ये A है तो ये भी A हो जाएगा। अब अगर इसको नाम दे दें O A B C और यहाँ से अगर O से B जाएं तो देखिए इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल OAB में हम लोग देखते हैं कि OA वेक्टर है और AB वेक्टर है, तो ट्राइंगल लॉ से वह हो जाएगा वो भी। अभी हम लोगों ने देखा था कि कंसिस्टेंटली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पर जाएं तो पहले से तीसरे पर जाने का तरीका होगा दोनों का सम। इसका मतलब है अगर हम लोग OB करें तो ये हो जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अभी भी इसका वैल्यू नहीं निकला, ये सिर्फ नोटेशन आया है। अब अगर हम OB का मैग्नीट्यूड किसी ढंग से निकाल सकें तो उसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक वर्क करेंगे। हम लोग एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और इसको प्रोसीड कर देंगे। सपोज कर लेते हैं कि A और B के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, तो चूंकि ये इसके पैरेलल है, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। उसके बाद ये B है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये B है, तो AB का मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा B, इसका मतलब है AB हो जाएगा B। इस ट्राइंगल में अगर हम लोग वर्क करें, इसको D मान लेते हैं, इन ट्राइंगल ADB, तो साइन थीटा हो जाएगा BD बाय AB और कॉस थीटा हो जाएगा AD बाय AB। इस ढंग से यहाँ पर BD आ जाएगा AB का वैल्यू हम लोगों ने B निकाला है, तो ये हो जाएगा B साइन थीटा, और यहाँ पर से AD का वैल्यू हो जाएगा B कॉस थीटा। इसे लिख देता हूँ B कॉस थीटा और यहाँ पर हो जाएगा B साइन थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो चूंकि ये परपेंडिकुलर डाला गया है, इसलिए ODB एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा जिसका OD बराबर इसका वेक्टर OA है, तो मैग्नीट्यूड A हो जाएगा, तो इसका लेंथ हो जाएगा A प्लस B कॉस थीटा। इसका मतलब अगर हम लोग काम करें इन ट्राइंगल ODB में, तो OD हो जाएगा A प्लस B कॉस थीटा और BD पहले से पता है कि B साइन थीटा हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो ये हो जाएगा OD स्क्वायर BD स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसका मतलब है A प्लस B कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस B साइन थीटा होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसको तोड़ देते हैं, आप यहाँ से B को कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो B स्क्वायर हो जाएगा और ये बच जाएगा 2AB कॉस थीटा। इस ढंग से इसका मैग्नीट्यूड आ गया। यानी वेक्टर एडिशन में जब भी हम लोग को दो वेक्टर को करना होगा तो हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालें कि अगर दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो सिंपली हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2AB और इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसका कॉस थीटा। इस ढंग से आसानी से निकल गया। अब चूंकि ये दो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालने कुछ डायरेक्शन भी होगा, और मैंने कहा था रेफरेंशियल डायरेक्शन के विषय में, क्योंकि सिर्फ नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट बोलने से काम नहीं चलेगा।
तो हम लोग यहाँ पर जो वेक्टर ओ है, ओ के कंपेरिजन में वो कहाँ जाएगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि वेक्टर ओ बी जो है वही वेक्टर ए प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसके कंपेरिजन में एंगल अल्फ़ा माने तो जो अल्फ़ा का वैल्यू बता देंगे ओ के कंपेरिजन वही उसका डायरेक्शन होगा। अगर इसी राइट एंगल ट्रायंगल में वर्क करें तो ये tan अल्फ़ा बी डी बाई ओ डी होगा। इसका मतलब है tan अल्फ़ा बी डी बाई ओ डी होगा। बी डी हो जाएगा बी साइन थीटा और ओ डी ए प्लस बी कॉस थीटा। इसका मतलब अल्फ़ा हो जाएगा tan इनवर्स बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। इस ढंग से हम लोग सीखें ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ से कि अगर दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड ये होगा और डायरेक्शन इस ढंग से एक्वायर होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कैसे करेंगे। जैसे एडिशन करते थे वैसे ही सब्ट्रैक्शन करेंगे। सिंपल एक चीज़ हम लोग करेंगे, जैसे हम लोग देख लेते हैं, अगर वेक्टर ए में वेक्टर बी को घटाना है तो हम लोग उसके जगह पर वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी कर देंगे और बाकी सेम प्रोसेस करेंगे। कहने का सेंस क्या है, अगर ये वेक्टर बी है, अगर उसका माइनस वेक्टर बी लेंगे तो हम लोगों ने पढ़ा है निगेटिव इधर आ जाएगा यानी माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। उसके बाद जो प्रोसेस इसके लिए किए वही प्रोसेस के लिए करेंगे। ऑब्वियस है इन दोनों के वेक्टर में बीच में गया हुआ। एक चीज़ और भी देखना है आपको, अगर दो वेक्टर इस ढंग से हो को इनिशियल तो रिजल्टेंट उसके बीचों बीच रहता है। ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पर जो ट्रायंगल लॉ में है एक वेक्टर आता और दूसरा वेक्टर वहीं से चालू होता है, इसलिए रिजल्टेंट वेक्टर इसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर कोई इनिशियल तो रिजल्टेंट वेक्टर बीच में होगा। इस ढंग से अगर माइनस बी और ए के बारे में बात करें तो रिजल्टेंट वेक्टर इसके बीचों बीच होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। तो अगर बोर्ड पर देखें तो पहला है कम्यूटेटिव लॉ। अगर इसको देखोगे बच्चों, अभी हम लोगों ने इसको बनाया था कि अगर वेक्टर ए हो वेक्टर बी हो तो इसके पहले ही वेक्टर बी होगा। तो ट्रायंगल लॉ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो इसका मतलब यानी अगर मान लें कि ओ से ए गया, ए से बी गया, तो ओ से बी जाने का तरीका क्या होगा, ए प्लस बी। ठीक इसी ढंग से ओ से सी गया और सी से बी गया, यहाँ देखो वेक्टर, तो ट्रायंगल लॉ से क्या हो जाएगा, इधर वाला ये हो जाएगा बी प्लस ए। तो देखो तो ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, इसका मतलब है सेम रिजल्ट ओ भी ही आएगा। एक बार फिर से देख लो बच्चों, यहाँ से यहाँ गया, अभी हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ में पढ़ा था कि इनिशियल से फाइनल पॉइंट, और इसमें जीरो से सी गया, सी से बी गया, तो फाइनल हो जाएगा जीरो बी, लेकिन लिखाएगा बी प्लस सी ट्रायंगल लॉ से। तो इसका निकला ओ बी का ही निकला बी प्लस ए, ओ बी का निकला ए प्लस बी, तो दोनों बराबर होगा। इसका मतलब वेक्टर एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। चलो हम लोग दूसरा बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ के बारे में। एसोसिएटिव लॉ बोलता है कि अगर तीन वेक्टर ग्रुपिंग करोगे तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा, यानी ये रिजल्ट आना चाहिए। तो हम लोग तीन वेक्टर लेते हैं कि जीरो से ए गए, ए से बी गए और बी से सी गए। देखो बच्चों, अगर ओ से बी जाए तो अभी ट्रायंगल लॉ से जहाँ से चले थे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। फिर इसको भूल जाओ, देखो ओ से बी गए, ओ से सी गए, तो यहाँ से ओ सी जाना होगा तो कितना होगा, ये प्लस ये, यानी वेक्टर ये प्लस ये रिजल्ट आएगा। अब हम लोग दूसरा पाथ कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि ये बी से जो सी गया है, सी से बी गया है, तो ए से डायरेक्ट सी पर जाना चाहता है, तो फिर ट्रायंगल लॉ से क्या हो जाएगा बच्चों, बी प्लस सी। अब इन सब को भूल जाओ, देखें कि ओ से ए गया और ए से सी गया है डायरेक्ट, तो ओ से सी कैसे जाएगा, ओ ए प्लस ए सी, तो जो रिजल्ट होगा ओ ए हो जाएगा वेक्टर ए, और जो ए सी रिजल्ट हो जाएगा वो हो जाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। लेकिन आएगा क्या बच्चों, ओ सी आएगा ना, तो सेम वही चीज़ आएगा ओ सी, तो ये दोनों बराबर होगा। इस ढंग से एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। उसके बाद बात आता है बच्चों एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। वैसा कोई वेक्टर जो दिए वेक्टर में जोड़ने पर ना तो उसका डायरेक्शन चेंज करे ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज करे, उसी को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी को, जैसे अगर वेक्टर ए है, इसका मतलब है अगर जीरो वेक्टर जोड़ेंगे तो वेक्टर ए ही होगा, या वेक्टर जीरो में ए जोड़ेंगे तो वेक्टर ए होगा। कैसे प्रूव करेंगे, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं बच्चों कि ओ ए जो वेक्टर है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है।
हम लोगों ने नल वेक्टर और जीरो वेक्टर में पढ़ा था कि अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो तो नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर जीरो वेक्टर को हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? मान सकते हैं। अब देखो तो वेक्टर ओ ए प्लस ए, यहाँ ध्यान दो, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ओ से ए जाएगा वेक्टर ओ ए से बी जाएगा वेक्टर ए बी, तो रिजल्ट आता था ओ बी। यहाँ ध्यान देना, ये दोनों हट जाता है, यहाँ से यहाँ इनिशियल और फाइनल पॉइंट मैच हो जाता है। ठीक इसी ढंग से ओ से ए गया फिर ए से ए गया तो ये हट जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा ओ ए। बैठाते हैं, ओ ए का वैल्यू है वेक्टर ए, इसका वैल्यू है वेक्टर जीरो, तो रिजल्ट आ गया इतना, साबित हो गया। ठीक उसी ढंग से उल्टा कर लेते हैं बच्चों, इसके लिए प्रूव करते हैं। सपोज करो ओ से चल के ओ पर ही पहुँचा और ओ से चल के ए पे पहुँचा, तो फिर ये हट जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा? ओ ही आएगा ना। तो इसका हो गया जीरो वेक्टर, इसका हो गया वेक्टर एक बराबर इतना, इस ढंग से ही हो गया। उसके बाद आता है एडिटिव इन्वर्स। क्या होता है? वैसा कोई भी मैट्रिक्स जिसको जोड़ने पर मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए उसी को हम लोग एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं। इसका क्या मतलब बच्चों? अगर ए वेक्टर है उसमें हम लोग उसका नेगेटिव जोड़ देंगे तो वो जीरो वेक्टर होगा। चलो इसको भी करके देख लेते हैं। मान लेते हैं बच्चों कि ये वेक्टर ए बी है और हम लोगों ने पढ़ा था अगर इसको चेंज कर दे वेक्टर बी ए कर लें तो ऑब्वियस है माइनस ए हो जाएगा। थोड़ा देर पहले हम लोगों ने नेगेटिव वेक्टर में पढ़ा था। तो अगर सोचो तो अगर ऐसा लिखूं ए बी और वेक्टर बी है तो इस लॉ के अनुसार देखो तो ये बी बी कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा? ऐसा आएगा। ए बी का वैल्यू क्या है? वेक्टर ए है और इसका वैल्यू क्या है? माइनस वेक्टर बी, और जहाँ चले तो वहाँ चले तो उसको क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। यही चीज़ बोला गया था ना। तो इस ढंग से एडिटिव इन्वर्स भी हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। क्या होता है? अगर किसी भी वेक्टर को सपोज करो कि हम लोग वेक्टर ए बी लिए हैं जो कि ए रिप्रेजेंट करता है और इसको हम लोग के से मल्टीप्लाई करते हैं, के कोई भी इंटीजर है, तो ये बात याद रखना है कि अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन सेम रहेगा जैसे पहले था, सिर्फ मैग्नीट्यूड उतने टाइम से बढ़ जाएगा। इसका मतलब वो लाइक वेक्टर्स बनेगा। यानी अगर ए बी है तो कुछ और हो जाएगा, यानी ये वेक्टर ए है तो ये के वेक्टर ए हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये सेम वेक्टर नहीं होकर कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सपोज करो ये ए सी है तो रिजल्ट ऐसा हो जाएगा, यानी जहाँ ए से बी जा रहा था वो उल्टा हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि स्केलर को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि स्केलर पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन नहीं बदलेगा और नेगेटिव है तो डायरेक्शन बदल जाएगा, और मैग्नीट्यूड तो दोनों केस में बड़ा ही होगा, उतने टाइम से बड़ा हो जाएगा। इसी बेस्ड पर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन का। बोर्ड पर 1 बाय 1 दिया हुआ, हम लोग उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करें। सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज़ है वो है कि m को अगर नेगेटिव वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ऑफ m वेक्टर ए इक्वल्स टू माइनस एम में। ये सिंपली बच्चों m क्या है? एक इंटीजर है और अगर माइनस वेक्टर है तो सपोज करो कि माइनस वेक्टर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करें इस डायरेक्शन में, ये m से मल्टीप्लाई है। अब इसी को अगर हम लोग मान लो वेक्टर a है और इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी मैंने क्या बताया था कि अगर नेगेटिव इंटीजर से किसी को मल्टीप्लाई हो तो साइन बदल जाएगा। तो जैसे इसको माइनस m से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा और मैग्नीट्यूड तो वही होगा जो इसका है। क्यों? क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ m माइनस a निकालोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ m मैग्नीट्यूड ऑफ इतना यानी m a होगा, और अगर इसका भी मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये m का मैग्नीट्यूड वेक्टर a का मैग्नीट्यूड m a हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक उसी ढंग से यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं नेगेटिव वाला। उसके बाद नेक्स्ट बात आता है कि अगर नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? सेम चीज़ है, वही चीज़ बोल रहा है। अगर माइनस है, माइनस वेक्टर है, तो अभी हम लोगों ने देखा मान लो कि वेक्टर ए इधर है, माइनस वेक्टर ए, तो अगर माइनस m से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो किधर वेक्टर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, होगा ना।
और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसके मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड m, इसका मैग्नीट्यूड क्या a, और इसका मैग्नीट्यूड m इंटू ए होगा। इस ढंग से ये दोनों बराबर है। इसी ढंग से बाकी दो चीज़ भी आपसे हो जाएगा, आप इसको देख लोगे। चलो हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, जो थ्योरी हम लोगों ने डेवलप किया है अभी उसका यूज सीखते हैं, और जो बचा हुआ कंटेंट है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर पहले क्वेश्चन को देखो बच्चों, तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया इन द गिवन रेगुलर हेक्सागोन ABCD विच वेक्टर्स आर कॉलिनियर इक्वल कोइनिशियल कॉलिनियर बट नॉट इक्वल। अभी जो थ्योरी पढ़ा था उसी को अप्लाई करेंगे। कॉलिनियर में क्या पढ़ा था, डायरेक्शन सिर्फ सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड कुछ भी होगा। तो इस ढंग से ये दोनों पेयर, ये दोनों पेयर, ये दोनों पेयर बराबर है, सबकी डायरेक्शन सबका सेम है, इसलिए कॉलिनियर में ये सब स्टोर हो जाएगा। उसके बाद इक्वल, इक्वल वो वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम हो। क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागोन है इसलिए इसका सारा साइड बराबर होगा। इसका मतलब जो पेयर यहाँ बनाया कॉलिनियर के अंतर्गत उन सब का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए इक्वल वेक्टर्स में भी काउंट होगा। उसके बाद आता कोइनिशियल, अगर स्टार्टिंग पॉइंट सबका एक है तो उसी को कोइनिशियल बोलते थे। तो यहाँ पर देखते हैं, हर एक वर्टेक्स से चेक करेंगे तो ए से चलने वाला ग्राफ जो वेक्टर है वो ये है, तो ये दोनों कोइनिशियल हो गया। बी से चलने वाला ये दोनों, तो ये दोनों कोइनिशियल हो गया, यानी नाम लिखेंगे तो बी और BC लिखेंगे। सी से देखो बच्चों इनिशियल नहीं है, क्योंकि दो वेक्टर को टर्मिनस है, एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, सिर्फ एक ही निकल रहा है, तो इन दोनों को टर्मिनस बोलेंगे। पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछा जाता तो इसको को टर्मिनस बोलते हैं। यहाँ पर कोई इनिशियल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। डी पर देखेंगे तो सेम चीज़ हो रहा है, दो वेक्टर आ रहे हैं इसलिए ये दोनों को टर्मिनस हुआ, लेकिन एक ही पॉइंट निकल रहा है, इसलिए हम लोग कोई इनिशियल नहीं, क्योंकि कोई इनिशियल बोलने के लिए कम से कम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर होना चाहिए। फिर उसी ढंग से अगर हम लोग ई की बात करें तो पूरी तरह से ये क्या है, को टर्मिनस है, तो इस ढंग से सब कोई इनिशियल हो गया। बात आता है कॉलिनियर बट नॉट इक्वल। इसमें जितना भी आप देख रहे हो वेक्टर सब जो है उसमें से कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो कॉलिनियर हो और इक्वल नहीं हो, क्योंकि अभी हम लोगों ने कॉलिनियर किया और सबका मैग्नीट्यूड भी बराबर। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन होता जिसमें डायरेक्शन सिर्फ सेम होता और मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉलिनियर बट नॉट इक्वल। यानी अगर एक अपने मन से अगर ये चीज़ मिला लो और अगर इस ढंग का क्वेश्चन रहता तो ये दोनों पैरेलल होता और ये दोनों पैरेलल होता, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता, इसलिए ये दोनों कॉलिनियर कहलाता। चलो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करें बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन है इफ ए बी सी आर कॉलिनियर पॉइंट सच दैट वेक्टर ए बी इक्वल्स वेक्टर ए एंड बी सी बाय वेक्टर बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए सी। चूंकि ए बी सी कॉलिनियर पॉइंट है और हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि 3 or more than 3 points are said to be collinear if they lie in the same line। तो सबसे पहले हम लोग ए बी और सी 3 पॉइंट ले लेंगे, उसको मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अब वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए बी के लिए यहाँ पर हम लोगों ने दे दिया ये वेक्टर ए है, बी सी के लिए यहाँ वेक्टर दे दिया ये वेक्टर भी है। ऑब्वियस है कि ए सी का डायरेक्शन वही होगा जो ए बी और बी सी का है, और इस लाइन से हमको देख के पता चल रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है स्ट्रेट लाइन में होने की वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ BC हो जाएगा। इसका मतलब है अगर हम लोग वेक्टर AC का मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड ऑफ AB प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC हो जाएगा। इसका मतलब है, और मैग्नीट्यूड में हम लोग एरो हटा देते हैं, वेक्टर साइन हटा देते हैं, और डायरेक्शन क्या होगा, सेम वही हो जाएगा। इस ढंग से इसका रिजल्ट आ गया कि वेक्टर AC इज इन द डायरेक्शन ऑफ AB और BC एंड इस मैग्नीट्यूड इज A प्लस B। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन को बोर्ड पर देखें बच्चों, तो तीसरा क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस इज √3। इसके लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि A और B जो है यूनिट वेक्टर है, और एक तीसरा वेक्टर है जो इसका सम होता है, यानी वेक्टर C A प्लस B। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि C भी यूनिट वेक्टर होगा। इसका मतलब है मॉडुलस ऑफ A, मॉडुलस ऑफ B, मॉडुलस ऑफ C तीनों एक होगा। यानी हम लोग को उसके बाद फाइंड आउट करना है वेक्टर A माइनस वेक्टर B। अब यहाँ पर सिंपली क्या है बच्चों, ये देखो तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है। अगर वेक्टर हम लोग A ले लें और दूसरा वेक्टर B ले लें तो ये रिप्रेजेंट का A प्लस B से, क्यों, ट्राइंगल लॉ से। अब इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड सेम है और ये एक ट्राइंगल बन रहा है, और तीनों साइड अगर बराबर हो तो ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका मतलब है ये एंगल भी 60 होगा, ये भी 60, ये भी 60। अब हम लोग को चूंकि माइनस B निकालना है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना बच्चों, वेक्टर A प्लस माइनस वेक्टर B। तो इसका अपोजिट लेंगे तो यहाँ से देखो ये B है तो ये माइनस B हो गया।
अब यहाँ पर आने के बाद दो तरीका से आप लोग रिजल्ट को एक्वायर कर सकते हो। इसको एक जो बताया गया था आपको फॉर्मूला कि अगर दो वेक्टर हो और उसका एडिशन करना हो तो उसका मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और दूसरा आप डायरेक्ट इस थ्योरी मतलब इस फिगर से भी बना सकते हो। यहाँ पर हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन नहीं निकालना है। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला पढ़ा था उसके इस्तेमाल करके निकालते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर, याद करो, दो वेक्टर ए और बी है और दोनों के बीच का एंगल, दोनों कोइनिशियल है, तो यहाँ पर ये और ये कोइनिशियल नहीं है। इसको अगर बढ़ा दोगे इस ढंग से वेक्टर ए को उतना ही दूर के, तो अब ये दोनों कोइनिशियल बन जाएगा। तो इसके बीच का एंगल उतना ही होगा जितना कि इतना, यानी जितना बड़ा ये लियो उतना ही बड़ा ये लो। तो अब ये फॉर्मूला लगाओगे मैग्नीट्यूड का तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। तो ए का वैल्यू यानी इसका वैल्यू 1 है, बी इसका अगर मैग्नीट्यूड निकाले तो सेम 1 आएगा, 2 इंटू 1 इंटू 1, और कॉस कितना हो जाएगा 60 डिग्री यानी हाफ, यानी रिजल्ट हो जाएगा 3। ये हुआ फॉर्मूला से। दूसरा हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, अगर ये 60 है, इन सब को अगर नहीं कुछ करें तो ये 120 होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड यूनिट होगा कि नहीं? इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से बेस एंगल बराबर होगा, तो ये एंगल बराबर होगा। तो इन दोनों को मिल करके 60 होना है, इसका मतलब ये 30 हो जाएगा। ये ऑलरेडी 60 है। तो यहाँ पर से बच्चों क्या देख रहे हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ना। तो मैग्नीट्यूड इसका कितना है 1, और इसका भी कितना है 1, इसका मतलब कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, यानी 1 स्क्वायर। और ये तो निकालना है ना, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसको इधर ले आओ बच्चों, 4 माइनस 1, और फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो ये आ जाएगा। यही चीज़ चाहिए था ना। तो इस ढंग से दो फॉर्मूला से आप कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को देखो बच्चों, तो इसमें कहा गया है फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी लेस एंड इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यानी बस सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया गया है। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ए भी दो वेक्टर है। अब दो तरह से सिचुएशन होता है, या तो कॉलिनियर हो या तो कॉलिनियर नहीं हो। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि कॉलिनियर नहीं है, तो कोई एक वेक्टर होगा, कोई वेक्टर बी होगा। अब यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है, सर ये कैसे पता है कि जहाँ पर ख़त्म होगा वहीं से चालू होगा? तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी के भी पैरेलल में वेक्टर बनाया जा सकता है, यानी इसके पैरेलल में ये बना सकता है। इसी को अगर हम लोग जैसे शिफ्ट, सपोज करो ये वेक्टर है, दोनों अलग अलग है, यही एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और हम लोग इसको ऐसे लिखना है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि इक्वल वेक्टर एग्जिस्ट करता है जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है, और वेक्टर के लिए तो सिर्फ दो ही कंडीशन है, कहाँ पर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी को मान लेते हैं ये वेक्टर है, इसको हम लोग ऐसे करते हैं, इसको शिफ्ट करते हैं और फिर इसको यहाँ ले जाते हैं। तो क्या ये बदलेगा? जब तक इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इतना ही है और डायरेक्शन सेम है। यानी इसी को अगर हम लोग इधर से बढ़ाते जाओ और फिर यहाँ तक ले गए और फिर इससे सटा दें, तो सेम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक इसी वजह से मैंने जो दो वेक्टर लिया है नॉन कोलिनियर का, वो एक ए से बी लिया, दूसरा बी से सी लिया, यानी कहीं पर भी हो सकता है, उसको मैंने जोड़ा है। ठीक है, तो ए से बी गया, बी से सी गया, तो ट्राइंगल लॉ के अनुसार ए सी रिप्रेजेंट करेगा ए वेक्टर बी को, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को। अब चूंकि ट्राइंगल बन गया, तो हम लोगों ने ट्राइंगल में पढ़ा है कि सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो हम लोग ठीक वही चीज़ किए हैं। यहाँ पर ए बी जो है वो उसका मैग्नीट्यूड होगा, तो उसको ए लिख दिया। बी सी जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा, तो बी लिख दिया। और ए सी जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी होगा। तो सम ऑफ द टू साइड यानी ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, ए बी का वैल्यू मॉडुलस ऑफ ए, बी सी का मॉडुलस ऑफ बी ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी। इक्वेशन 1 मान लिया। दूसरा मानते हैं कॉलिनियर है दोनों। हम लोगों ने पढ़ा था कॉलिनियर में डायरेक्शन सेम होना जरूरी है, मैग्नीट्यूड होना जरूरी नहीं है। तो ये वेक्टर ए लिया, अब वेक्टर बी तो कहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर इसी रूल से
चूंकि इक्वल वेक्टर को हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उससे वैल्यू नहीं बदलेगा अगर डायरेक्शन को मेंटेन रखें। तो इसी को मैंने ट्रांसलेट करके यहाँ ले आया उसी लाइन में, तो उसी लाइन में लाया ताकि प्रोजेक्शन करने में यानी समझने में आसानी हो सके। तो ये जस्ट लाइक हो जाए क्या, ए से बी गया, बी से सी गया, और वो एक ही लाइन में रहेगा क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो एक लाइन में ला सकते हैं। तो यहाँ पर से क्या दिख रहा है, इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो ए सी का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा इस लाइन से। तो ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी हो गया। ए सी का क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी, यानी ये दोनों का सम का मैग्नीट्यूड, और ए बी इसका मैग्नीट्यूड, बी सी इसका मैग्नीट्यूड। इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये क्या होगा, एक बोलता है बराबर है, दूसरा क्या बोलता है कि छोटा है, इसका मतलब छोटा और इक्वल्स टू होगा। इस ढंग से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि इस ढंग का सिचुएशन हो सकता है। अगर फिफ्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, तो है इफ द वेक्टर्स ए बी, ए सी, ए डी, ए ई एंड ए एफ रिप्रेजेंटिंग द साइड्स एंड डायगोनल्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन ए बी सी डी ई एफ, प्रूव दैट देयर सम इज 6AO वेयर O इज द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। सबसे पहले हम लोग एक रेगुलर हेक्सागोन बनाएंगे, बीच में सेंटर ले लेंगे और उससे सारे पॉइंट को मिला देंगे। उसके बाद जो जो बोलता है ए बी ऑलरेडी है तो हम लोग एरो दे दिए जो कि वेक्टर ए बी लिखा होता है। फिर ए सी ये वेक्टर दे दिया, फिर ए डी ये वेक्टर दे दिया, ए ई और उसके बाद ए एफ ये कर दिया और सबको मिला दिया। उसके बाद हम लोग को जो चाहिए वो प्रूव करना है, इन सब का सम इक्वल टू 6AO होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको बनाने से पहले समझते हैं बच्चों, अगर सपोज करो ये O है और ये A है और यहाँ से ये गया हुआ है B, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, और A से B की तरफ गया है, ठीक है। तो ट्राइंगल राव से बताओ तो क्या होगा, वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB इक्वल्स टू वेक्टर OB, राइट। उसके बाद वेक्टर AB रहने देते हैं, वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA। इसी डाटा का इस्तेमाल करेंगे बिना कुछ किए कि अगर AB है, ध्यान दो AB है, A से B गया है, तो हम लोग O के कंपेरिजन में B का वेक्टर माइनस O के कंपेरिजन में A का वेक्टर, यानी इस डाटा रिजल्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी रिजल्ट का इस्तेमाल हम लोग बार बार करेंगे। तो यहाँ पर O से सबको मैच कर दिए हैं, ठीक है, और वेक्टर बना देंगे, वेक्टर का साइन लिख देना है, यानी इस ढंग से आप एरो देते जाओ सब में, ठीक है। अब आपको करना क्या है, वेक्टर ए बी, तो यहाँ के रूल के अनुसार क्या हो जाएगा, O के साथ B का वेक्टर माइनस O के साथ A का वेक्टर, राइट। अब हम लोगों ने निगेटिव वाले वेक्टर पढ़ा था कि अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो OA के जगह पर अगर AO लिखेंगे तो माइनस ए होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट OB प्लस AO हो जाएगा। फिर AC यानी क्या, O से C का वेक्टर माइनस O से A का वेक्टर, तो ये चीज लिख दिया। फिर यहाँ पर अगर इसका निगेटिव लेंगे तो OA के जगह पर प्लस AO हो जाएगा। इसी ढंग से AD का क्या हो जाएगा, ध्यान दो, OD माइनस OA, यहाँ पर डायरेक्ट मैंने उसको चेंज कर दिया है, तो OD माइनस OA, तो OA का फिर क्या हो जाएगा, चेंज होकर के AO हो जाएगा। अगर आप यहाँ से ग्राफ से भी देखो, ग्राफ के अनुसार लिखा है मैंने, AD ये लाइन है, तो ये लाइन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, AO प्लस OD करना होगा, क्योंकि AOD कॉलिनियर है, और कॉलिनियर लाइन में क्या होता है, वेक्टर का सम जो है उस डिजायर वेक्टर को दिखाता है। तो वेक्टर AD हो जाएगा वेक्टर AO प्लस OD, या यहाँ पर से भी आप करोगे तो OD माइनस OA और OA को चेंज करोगे तो A हो जाएगा। इसी चीज़ को लिख दिया OD प्लस AO। उसके बाद वेक्टर AE, तो वेक्टर OE, O से E का वेक्टर माइनस O से A का वेक्टर, और इसको चेंज कर दिया तो AO। उसी ढंग से AF का, OF का वेक्टर OA का, और चेंज कर दिया, इन सबको ऐड कर दिया। तो ये सब जो ऐड होगा वही डिजायर रिजल्ट है, जो LHS पार्ट है। और यहाँ से OB प्लस OC प्लस OD प्लस OE OF, और ये पांचों जुड़ेगा तो 5AO। अब यहाँ पर बच्चों यहाँ ध्यान देना, O से B गया वेक्टर और उसका निगेटिव क्या हो जाएगा, OE हो जाएगा। यानी OE को जब EO लिखोगे तो क्या हो जाएगा, वो OB के बराबर का। क्यों, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागोन है और ये वो सेंटर है, तो सेंटर से सारे वर्टेक्स का डिस्टेंस सेम होता है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो इक्वल वेक्टर हो जाएगा। तो वेक्टर OB का डायरेक्शन है O से B और OE का है O से E, तो EO जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा OE का। तो वही चीज किया हूं, OE को जब EO बनाया तो माइनस EO हो जाएगा, और EO
ये ईओ का वैल्यू वही है, ओबी के बराबर, डायरेक्शन भी चेंज हो गया तो उसके बदले में ओबी लिख सकते हैं, तो ठीक उसी ढंग से माइनस ओबी लिख दिया। फिर ओ एफ के जगह पर सेम, यहाँ देखो ओ एफ इसके अपोजिट है, इसी का मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट है, यानी एफ ओ के जगह ओ एफ के जगह पर माइनस ओ सी लिख सकते हैं, तो माइनस ओ सी लिख दिया। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर मिल करके 0 हो जाएगा, ये वेक्टर मिलकर 0 हो जाएगा, और एओ और 5AO मिलकर 6A हो जाएगा। इस ढंग से ये क्वेश्चन बन गया। आप और भी क्वेश्चन बना सकते हो, कुछ क्वेश्चंस इसमें आर.डी. शर्मा से लिए गए हैं, आप चाहो तो आर.डी. शर्मा बुक खरीदो, काफ़ी अच्छी बुक है, और उससे प्रॉब्लम बनाओ। जो भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, नंबर लिख करके मैं उसे वीडियो पर बना करके अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। Thank you students for watching this video. If you have any queries related with any problem theory, just write it down in the comment section so that I can help you, and try to share this video with your other fellow mates so that they could also get benefited. And one more important thing, in this chapter I am following this book. If you haven't this one, then just you can buy it so that you can make more questions, and if you have any problem just write it down in the comment section. In the next video I will try to upload the answer of that question. Thank you very much and have a great day.